तो आज बात करते हैं अकाउंटिंग के एक बहुत ही ज़रूरी स्टैंडर्ड की, एक ऐसा नियम जो हमें कंपनियों की असली फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जरा सोचिए, एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी को खरीद लेती है या उसमें बड़ी हिस्सेदारी ले लेती है। अब सवाल ये उठता है कि हम इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को अलग-अलग देखें या फिर एक साथ एक बड़ी पिक्चर की तरह। बस इसी सवाल का जवाब देता है इंड AS 110। चीजों को आसान बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक कंपनी है अल्फा ग्रुप जो हमारी पेरेंट कंपनी है और उसने अभी-अभी एक दूसरी कंपनी बीटा लिमिटेड को एक्वायर किया है। तो इंड AS 110 कहता है कि अब से हमें इन दोनों को अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही इकोनॉमिक यूनिट मतलब एक ही परिवार की तरह देखना होगा। तो इस स्टैंडर्ड का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? ये हमें सिखाता है कि हमेशा पूरी तस्वीर देखो, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम से। ये है इस स्टैंडर्ड का गोल्डन रूल, एकदम सीधा सा। अगर आपका किसी एंटिटी पर कंट्रोल है तो आपको उसे कंसोलिडेट करना ही होगा। नो इफ्स, नो बट्स। और हाँ, यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है कंट्रोल। और यकीन मानिए, इसका मतलब सिर्फ 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कंट्रोल आखिर है क्या भला? अच्छी बात यह है कि इंड AS 110 इसे बहुत ही साफ साफ डिफाइन करता है, और ये सिर्फ 50% से ज्यादा शेयर्स होने की कहानी से कहीं आगे की बात है। देखिए, ये जो डेफिनेशन है ना, ये 3 मेन पिलर्स पर खड़ी है, और कंट्रोल के लिए इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो कंट्रोल का फॉर्मूला क्या हुआ? पावर प्लस वेरिएबल रिटर्न्स प्लस दोनों के बीच का लिंक। पावर का मतलब है कि आपके पास वो बड़े फैसले लेने की ताकत है जो कंपनी की किस्मत तय करते हैं। वेरिएबल रिटर्न्स मतलब आपका फायदा नुकसान कंपनी के परफॉर्मेंस से जुड़ा है, ये कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे जरूरी लिंक, मतलब आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन रिटर्न्स को घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल असल दुनिया में कैसे काम करता है, खासतौर पर उन सिचुएशंस में जहां कंट्रोल का मामला इतना सीधा साधा नहीं होता। चलिए एक केस लेते हैं। एक कंपनी है टेक्नोवा और उसके पास एक दूसरी कंपनी डिजिटल एज में सिर्फ 48% हिस्सेदारी है। अब पहली नज़र में क्या लगता है? जवाब नहीं होना चाहिए, है ना? आखिर मेजॉरिटी तो है नहीं। लेकिन इंड AS 110 हमें सिखाता है कि सिर्फ नंबर्स के जाल में नहीं फंसना है। और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। इससे कहते हैं डी फैक्टो कंट्रोल, मतलब असलियत में कंट्रोल। सोचिए, अगर बाकी के 52% शेयर हजारों छोटे छोटे इन्वेस्टर्स में बटे हुए हैं जो कभी एक साथ वोट नहीं करते, और टेक्नोवा ही बोर्ड में सारे बड़े डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है और सारे फैसले लेती है, तो असल में कंट्रोल तो उसी के पास है। तो बात यह है कि पावर कागज से नहीं, हकीकत से आती है। और सुनिए, कंट्रोल सिर्फ शेयरों से ही नहीं आता, कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट से भी आ सकता है। कुछ कंपनियां दूसरी एंटिटीज को इस तरह से डिजाइन करती हैं कि उनके पास एक भी शेयर ना हो लेकिन सारे फैसले लेने की पावर हो। इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज। ये दिखाता है कि इंड AS 110 के लिए कानूनी ढांचे से ज्यादा इकोनॉमिक रियलिटी मायने रखती है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि कंट्रोल क्या होता है। अब जरा अगले स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। ये प्रोसेस कुछ बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में होता है। सबसे पहला काम है दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट को लाइन बाय लाइन जोड़ देना, मतलब सारे एसेट्स एक साथ, सारी लायबिलिटीज एक साथ। फिर हम कुछ जरूरी एडजस्टमेंट्स करते हैं, जैसे अगर अल्फा ने बीटा को कुछ माल बेचा है तो उस लेन भिन को हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ग्रुप खुद को ही बेचकर प्रॉफिट नहीं कमा सकता, राइट? और फिर हम गुडविल और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जैसी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब इसे हमारे अल्फा बीटा वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए। तो अल्फा ने क्या किया? उसने 80% हिस्सेदारी खरीदी 800 करोड़ रुपए में, ठीक है? लेकिन बीटा की जो नेट एसेट्स थी उसका 80% बनता है 720 करोड़। तो सवाल ये है कि ये जो 80 करोड़ एक्स्ट्रा दिए वो क्यों दिए? इसी को कहते हैं गुडविल। ये पैसा दिया गया बीटा के ब्रांड के लिए, उसकी रेप्यूटेशन के लिए, उन चीजों के लिए जो बैलेंस शीट पर नहीं दिखती। और वो जो बाकी का 20% हिस्सा है जो दूसरे लोगों का है, वो 180 करोड़,
उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है NCI यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से। इससे साफ पता चलता है कि ये हिस्सा पेरेंट कंपनी का नहीं है। और आखिर में चलिए फटाफट कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं और इस स्टैंडर्ड के जो सबसे जरूरी आइडियाज हैं उन्हें समराइज करते हैं। ये वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हो जाती हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि लोग सोचते हैं 51% मतलब सब कुछ। लेकिन जैसा हमने देखा, डी फैक्टो कंट्रोल, स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज और ग्रुप के अंदर के लेन-देन को सही से हटाना, ये सब बहुत जरूरी है। तो इंड AS 110 का निचोड़ क्या है? बस इतना कि कागज पर क्या लिखा है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि असलियत क्या है। इट्स ऑल अबाउट सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स को एक ग्रुप की सच्ची और पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बताने के बारे में है। तो अगली बार जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो ये सवाल जरूर पूछना कि क्या ये पूरी तस्वीर है